नमस्कार, आप सब देख रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र के तमाम व्यवसायों की जानकारियों से जुड़ा हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसके जरिए हम कोशिश करते हैं कि हम कृषि, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन या फिर पशुपालन, इन सभी व्यवसायों से जुड़ी नवीनतम जानकारियों को आपसे साझा कर सकें। साथ ही साथ हम आपको मिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ से और कृषि जगत की खबरों से भी आपको कराते हैं रूबरू। तो चलिए इसी से करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और डालते हैं नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। कृषि में आधुनिक तकनीकों को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा दिया जाएगा अनुदान। धनिया के उत्पादन में मृदा की नमी का रखे खास ध्यान। और किसानों के लिए बेहद उपयोगी कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। राज्य सरकार के सहयोग से किसानों के विकास के लिए सहकारिता विभाग द्वारा पूरे बिहार में कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। किसानों में आधुनिक तरीके से खेती की तकनीकों को प्रोत्साहन देने हेतु मुख्यमंत्री हरित कृषि योजना के तहत राज्य में 2772 पैक्स को प्रति पैक्स 15 लाख राशि उपलब्ध कराई गई है। इसमें 50% अनुदान मिलेगा। इससे लघु सीमांत कृषकों को विशेष लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ आधुनिक तरीके से जब वे खेती करेंगे तो लागत भी कम लगेगी और लाभ का प्रतिशत भी बढ़ेगा। विशेष जानकारी सूबे के सहकारिता मंत्री श्री प्रेम कुमार से। किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने को लेकर मुख्यमंत्री हरित कृषि योजना या राज्य के अंदर में 2772 पैक्सों को प्रति पैक्स 15 लाख की राशि दी गई है। उसमें 50% अनुदान है और 50 लोन है, तो 10 साल के अंदर में चुकता करना जा करके। इसका लाभ हो रहा है कि जो किसान लघु सीमांत कृषक जो हमारे हैं वो मतलब बड़े तक नहीं पा रहे थे, तो आधुनिक तरीके से कृषि जब करेंगे तो उनका लागत कमेगा। किसान भाई बहनों, यदि आप अपने खेतों में मसूर लेट से लगाए हैं और अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो अपने भूमि में नमी की स्थिति को देखते हुए पटावन अवश्य करें। साथ ही जिंक सल्फेट का भी छिड़काव कर सकते हैं। इससे आपकी फसल स्वस्थ होगी और आपको बेहतर लाभ प्राप्त होगा। इस विषय पर विशेष जानकारी दे रहे हैं ICAR के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह। किसान भाइयों, अगर आपको लगता है कि नमी की कमी है, जो कि पुष्पन की अवस्था है और फली लगने की अवस्था है, तो अगर 50% से कम पुष्पन हुआ हो तो एक छोटा सा हल्का सा आप जो है पटवन कर सकते हैं। और नहीं तो आप जो है जिंक सल्फेट के साथ साथ जो है करीब 50 ppm का जो है 2,4-D आपका उपयोग कर सकते हैं। कहने को तो ये कहा जा सकता है कि 2,4-D का उपयोग आप कैसे करें, ये तो जो है तृणनाशी है, लेकिन अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो ये जो है हार्मोन्स का काम करेगा आपके लिए। लेकिन ध्यान रहे कि वो जो है 50 ppm की ही मात्रा रहे। कृषक बंधुओं, यदि आप धनिया की खेती कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो बुआई से पहले भूमि में नमी बनाकर ही बुआई करें, क्योंकि इससे पौधे तुरंत निकल आएंगे और उनका विकास भी बेहतर होगा। मृदा में नमी का संतुलन धनिया के बेहतर उत्पादन हेतु बेहद जरूरी है। सफलता की कड़ी में आज हमसे जुड़ रहे हैं ग्राम मीनापुर, जिला वैशाली के प्रगतिशील किसान अजय कुमार। इन्होंने फूल गोभी की खेती कर बीज उत्पादन में सफलता पाई है। इनका कहना है कि 15 कट्ठा में गोभी के बीज उत्पादन की तैयारी कर रहे हैं, जिससे लागत मूल से 2 गुना मुनाफा होने की पूरी संभावना रहती है। आइए सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। ये खेती लगभग 15 कट्ठा में गोभी का खेती करते हैं। उसे आधा गोभी काट कर उसके बाद बीज बनाते हैं और इसमें लागत इस साल कुछ बढ़िया फसल आया है कि मुनाफा हुआ है। इस बीज का अपने से बाहर में वितरण भी करते हैं, जैविक खाद भी डाल के ही बनाते हैं इस बीज को।
कृषक बंधु, अपनी पौष्टिक गुणों और स्वाद के कारण मशरूम बेहद लोकप्रिय सब्जी है। न केवल उपभोक्ताओं बल्कि उत्पादकों के लिए भी यह आकर्षण का केंद्र है, जिसका कारण है इसके उत्पादन में बेहतर मुनाफे का सुनिश्चित होना। इस मुनाफे को आप सुनिश्चित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्नत प्रभेदों का प्रयोग बेहद जरूरी है। जलवायु के अनुसार हमारे यहाँ मशरूम की कुछ किस्में सफलतापूर्वक उगाई जाती है, जैसे कि श्वेत बटन मशरूम या फील्ड मशरूम। इसे बटन मशरूम के नाम से भी जाना जाता है। यह देश में उगाई जाने वाली लोकप्रिय किस्म है। इसकी नवीन किस्में S11 व S22 विकसित की गई है। धान पुलाव खुम्भी या पैडी स्ट्रा मशरूम, यह गर्मी में उगाई जाने वाली मशरूम है। इस मशरूम को घर के बाहर या घर के अंदर दोनों स्थानों पर सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। धिगरी मशरूम स्वाद व सुगंध पोषक तत्वों से भरपूर होता है। धिगरी मशरूम यह मोटापे व हृदय रोग से पीड़ित लोगों के लिए आदर्श आहार है, इसलिए बाजार में इस मशरूम की सबसे अधिक मांग रहती है। इसके अतिरिक्त ऑयस्टर मशरूम, जायट पकवाल, कैटरली, ट्रमोरल आदि किस्में हैं। कृषक बंधुओं, कंबाइन हार्वेस्टर मशीन का उपयोग करने से मजदूरों की समस्या दूर होती है, साथ ही कम समय में ज़्यादा काम किया जा सकता है। इस मशीन के उपयोग से एक बार में ही फसल की कटाई, कुटाई यानी कि दौनी और फसल के दानों की सफाई एक साथ हो जाती है। इसे विशेष रूप से गेहूं, मक्का, चना, सरसों और मूंग की फसलों की कटनी और दौनी के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए चलते हैं बाकरगंज पटना अनाज मंडी, जहां जानेंगे अनाजों के ताजा भाव। लोकल गेहूं 4000 रुपये प्रति क्विंटल, MP गेहूं 4500 रुपये प्रति क्विंटल, सोनम चावल 7000 रुपये प्रति क्विंटल और बासमती चावल 11000 रुपये प्रति क्विंटल। और अब समय मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जानकारियों का सिलसिला रहेगा यूं ही जारी। मिलवाएंगे आपको अपने और विशेषज्ञ से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो बने रहिए कार्यक्रम में हमारे साथ। आपके बगीचों में हरदा रोग की बीमारी हो जाए तो इस केस में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% घुलनशील चूर्ण का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में देकर घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। चलिए कार्यक्रम में जानकारियों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे और बारी है इस भेंट वार्ता की। आम के बगीचों का प्रबंधन, क्योंकि आम का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है हमारे यहाँ और इसकी गूंज, इसकी महक पूरी दुनिया में फैली हुई है, पूरी दुनिया में इसकी लोकप्रियता बनी हुई है। तो यह आमदनी का एक बड़ा जरिया बन सकता है। तो आम के बगीचों का प्रबंधन अगर सही तरीके से हो तो इसकी फसल बेहतर तरीके से ली जा सकती है। इसके बारे में लेते हैं जानकारी अपने विशेषज्ञ से अब इस भेंट वार्ता में। किसान बंधुओं नमस्कार। आम का मौसम आने वाला है, या ये कहें कि अगले जब बसंत का आगमन हो जाता है तो आम का मौसम शुरू हो जाता है और हर किसान ये सोचता है कि इस बार हम ऐसा आम का ऐसा उत्पादन करें कि हम उसका उत्पादन बेहतर से बेहतर हो, जो जितना पिछले बार हुआ है उससे ज़्यादा हो।
किसान बंधुओं, एक बात सोचने वाली ये है कि आम का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि जो भी सस्य क्रियाएँ हैं, मसलन कब खाद देना है, कब सिंचाई देनी है, जो आम के अनावश्यक डहलियाँ जो टहनियाँ हैं उसको काट कर अलग कर देना है। ये सारी बातें जब हम कर देते हैं तभी ये निश्चिंत होना पड़ता है, तभी से हम ये निश्चिंत हो सकते हैं कि हाँ, हमने ये सस्य क्रियाएं कर दी है तो आने वाले समय में अच्छा मंजर लगेगा। क्योंकि मंजर लगने के बाद आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, जो करना है आपको मंजर आने से पहले ही करना है। तो किसान बंधुओं, आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि मंजर आने से पहले आप वो सारी सस्य क्रियाएँ कर लें जो आवश्यक है अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए। तो आम के बगीचों का आप किस तरह प्रबंधन करें जिससे कि अच्छा उत्पादन प्राप्त हो, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं जितेंद्र कुमार, जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अंतर्गत दलहन अनुसंधान केंद्र मोकामा में सहायक प्राध्यापक सह कनीय वैज्ञानिक के तौर पर कार्यरत हैं। जितेंद्र जी, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस सवाल के साथ अपने विषय की ओर जाता हूं कि सर, चूँकि जो अभी जनवरी का माह है और फरवरी में मंजर आने शुरू हो जाते हैं, तो इस दौरान हमारे किसानों को कौन कौन सी सस्य क्रियाएं कर लेनी चाहिए? अच्छी आम की उत्पादन और अच्छी गुणवत्ता के लिए आम के बगीचों का प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। इन बगीचों के प्रबंधन के लिए सस्य क्रियाएं भी बहुत ज़रूरत है, जैसे कि आम के बगीचों की कटाई छटाई कैसे करें, आम के बगीचों की सिंचाई कैसे करें, आम के बगीचों में लगे पौधों को किस तरह से पोषक तत्व की पूर्ति करें। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण किसान भाई कि इन पौधों में जो कीट और रोग लगते हैं उनका हम लोग कैसे प्रबंधन करेंगे, इसी पे आज हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले किसान भाई, आपको अपने पेड़ों की कटाई छटाई कर लेनी चाहिए। आपको ध्यान ये रखनी है कि पेड़ के मेन तने से 75 से 80 सेंटीमीटर तक नीचे ब्रांच नहीं आनी चाहिए, उनको ब्रांच को काट देना चाहिए। इसके अलावा जो भी सूखा ब्रांच है, टहनी है, रोगग्रस्त है या अवांछित है, उसको भी बगीचों से कटाई छटाई कर देनी चाहिए, ताकि सूरज की रोशनी हो या फिर वायु का संचार वो हमारे बगीचों में अच्छे से हो सके और हमारा पौधा का बढ़वार अच्छा हो। इसके अलावा जब हम सिंचाई पे आते हैं तो किसान भाई, आम के मौसम में अमूमन 3 सिंचाई हम लोग को करना चाहिए। पहली सिंचाई जब आम में फल आ जाए, छोटा छोटा फल आ जाए, तब सिंचाई करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई जब कांच की गोली के बराबर फल आ जाए तो दूसरी सिंचाई करनी चाहिए। और तीसरी मई के फर्स्ट वीक में, मैंने फर्स्ट सप्ताह में सिंचाई करनी चाहिए। ऐसा करने से किसान भाई आम का जो बढ़वार होगा बहुत ही अच्छा होगा और गुणवत्ता अच्छी रहेगी। किसान भाई, मैं आपको ये भी सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आप को गर्मी के मौसम में अगर ऐसा महसूस हो कि फल गिर रहे हैं, तो किसान भाई आपको हल्की सिंचाई देनी चाहिए, जिससे कि हमारे उन बगीचों में नमी बनी रहे और उन नमी का हमारे पौधा अच्छे से इस्तेमाल कर सके। फिर किसान भाई को हम ये भी सलाह देना चाहते हैं कि बगीचों में संभव हो तो टपक विधि से पानी का सिंचाई देना चाहिए, ताकि पानी का लॉस भी कम हो। सर, एक सिंचाई से ही जुड़ा हुआ एक साधारण सा प्रश्न से शुरू कर रहा हूँ कि ये जो जनवरी का आखिरी और फरवरी का शुरुआत में सिंचाई देने की ज़रूरत है या नहीं। दूसरी बात, किसी पेड़ पे ऐसा होता है कि पिछले बार मंजर आया है, इस बार मंजर नहीं आया है, तो जहाँ मंजर नहीं आया है वहाँ पे कौन सा स्प्रे करने की ज़रूरत है, और अगर मंजर आ गया है तो हमारे किसानों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जनवरी और फरवरी के फर्स्ट वीक में
जब तक कि मंजर ना आ जाए उससे पहले सिंचाई नहीं देना चाहिए। और यदि पेड़ में मंजर ना आए तो किसान भाई को मैं सलाह देना चाहूँगा कि वो सल्फर 80% घुलनशील चूर्ण का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में अगर घोल बनाकर छिड़काव करते हैं तो मंजर आने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। सर, अगला सवाल आपसे मेरा ये है कि मंजर लगने के बाद पेड़ में कौन सा कीट और रोग लगने की संभावना रहती है और इसका नियंत्रण हमारे किसान कैसे करें? साथ ही अच्छा उत्पादन के लिए एक क्या संदेश हमारे किसान साथियों को देना चाहेंगे आप? किसान भाई को मैं ये बताना चाहूँगा कि मंजर लगने के बाद बगीचों में बहुत से कीटों एवं रोगों का प्रकोप हो जाता है। अगर हम कीट की बात करते हैं तो आम के बगीचों में मंजरों के ऊपर दहिया कीट, जिसको कि मैंगो मेली बग के नाम से जानते हैं, इसके अलावे एस्केल इंसेक्ट, जो कि सल कीट कहते हैं, मैंगो हॉपर और फ्रूट फ्लाई, ये जो मुख्य कीटें आम के बगीचों में लगती हैं। और अगर हम रोग की बात करें तो हरदा रोग महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पॉडरी माइल्ड्यू, उसके बाद ब्लैक टिप ऑफ मैंगो और गुच्छ रोग, जिसको कि मैंगो मालफॉर्मेशन बोलते हैं। इन रोगों का प्रकोप देखने को मिल जाता है। किसान भाई को मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके बगीचों में हरदा रोग की बीमारी हो जाए तो इस केस में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% घुलनशील चूर्ण का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में देकर घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैंकोजेब 75% घुलनशील चूर्ण का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इन रोगों से निजात पा सकें। इसके बाद हम अगर पॉडरी माइल्ड्यू की बात करें तो ये बदरी मौसम जब होती हैं या फिर जब बूंदाबूंदी होती हैं तब इन रोगों का प्रकोप देखा जाता है। किसान भाइयों को मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि इस केस में सल्फर 80% घुलनशील चूर्ण का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अपने बगीचों के ऊपर छिड़काव करें। फिर अगर हम ब्लैक टिप की बात करते हैं तो ये जनरली वैसे बगीचों में लगता है जो बगीचा ईंट भट्ठों के नज़दीक अवस्थित है या लगाए गए हैं। इस रोग में आम के जो टिप होते हैं वो काले हो जाते हैं और आम की गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो इनसे बचने के लिए किसान भाई को बोरेक्स 50 से 100 ग्राम प्रति पेड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। और यदि मैंगो मालफॉर्मेशन रोग का प्रकोप देखा जाता है तो किसान भाई को इस मैंगो मालफॉर्मेशन से निजात पाने के लिए नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, जिसको कि हम लोग प्लानोफिक्स भी कहते हैं, इसका 4 ml प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर अगर किसान भाई छिड़काव करते हैं तो इन मैंगो मालफॉर्मेशन से निजात पा सकते हैं। तो किसान साथियों, आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। जानकारियों का सिलसिला रहेगा यूं ही जारी। मिलवाएंगे आपको अपने और विशेषज्ञ से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो बने रहिए कार्यक्रम में हमारे साथ। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और
जानकारियों का सिलसिला जैसा हमने कहा था कि जारी रहेगा, तो बारी है अब इस और साक्षात्कार की, जिसमें हमारे विशेषज्ञ हमें देंगे जानकारी रबी फसलों में समसामयिक कार्य के बारे में। नमस्कार, कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषय लेकर आते हैं और नए नए विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि किस तरह से आप अपनी फसल तैयार कर सकते हैं और कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे पा सकते हैं। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है रबी मौसम में तिलहन फसल की समसामयिक कार्य, जिससे पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हमारी विशेषज्ञ हैं वो है डॉक्टर नेहा रानी, नालंदा उद्यान महाविद्यालय नूरसराय से हैं। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि रबी के मौसम में तिलहन फसलों के कौन कौन से प्रभेद होते हैं और इसका प्रबंधन हमारे किसान भाई कैसे कर सकते हैं। रबी तिलहन में दो प्रमुख फसलें आती हैं, तीसी, राई एवं सरसों। जी, तीसी में उन्नत प्रभेद हैं सबौर तीसी 1 यूटरा, सबौर तीसी 2 सिंचित, सबौर तीसी 3 यूटरा, सबौर तीसी 4 सिंचित अवस्था। और राई में जो प्रभेद उपयोग होती हैं उसमें है पांचाली और पीटी 30303। इसके साथ साथ पीली सरसों में उपयोग करने वाले प्रभेद है राजेंद्र सरसों एवं श्वेता। ज़्यादातर भारत में तीसी की खेती बारानी, यूटरा और सिंचित अवस्था में होती है। यूटरा की स्थिति का मतलब है कि खड़ी फसल, धान की खड़ी फसल के बाद आप तीसी की बुआई कर दें, यानी कि धान के अवशेष से आप सारे पोषक तत्व का उपयोग तीसी में किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात है कि तीसी की बुआई हो चुकी है, जो कि अक्टूबर और नवंबर में समाप्त हो गई है। अब आती है इसकी समसामयिक कार्य यानी देखभाल। इसकी देखभाल कैसे करें, और देखभाल पे ही निर्भर है आपकी उपज। तो सबसे पहले बात है, हमें तीसी की बुआई के बाद आप 10 से 15 दिन के बाद पौधे की छटाई कर दें। पौधे की छटाई क्यों ज़रूरी होती है? ताकि पौधे का विकास सही तरीके से हो, उन्हें उचित पोषक तत्व और सूर्य प्रकाश मिल सके। इसके बाद 25-30 दिनों तक आप फसल को खरपतवार से रोकथाम करें। इसके लिए आप जो है पेंडिथेलिन 1.5 लीटर की दर से आप मिट्टी में छिड़काव करें। अब हमारे किसान भाइयों को मैडम आप ये बताइए कि खरपतवार, उर्वरक और सिंचाई का प्रबंधन हमारे किसान भाई तिलहन की फसल में कैसे कर सकते हैं। तिलहन फसल में बहुत ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादातर 2 सिंचाई इसमें लेते हैं। पहली सिंचाई 30 से 35 दिन पर, दूसरी सिंचाई 60 दिन पे आवश्यकता अनुसार। जहाँ तक उर्वरक प्रबंधन की बात है तो इसमें हम 80 केजी नाइट्रोजन, 40 केजी फास्फोरस और 20 केजी पोटास जो है सिंचित अवस्था में लेते हैं। असिंचित अवस्था में हम 40, 20 और 20 लेते हैं। सिंचित अवस्था में हम नाइट्रोजन की दर जो है 2 भाग में देते हैं। पहला भाग जो है बुआई के पहले डाली जाती है, जिसमें हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा पूरी डाल देते हैं, और दूसरे भाग में शेष बची नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। असिंचित अवस्था में हम नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटास की मात्रा पूरी ले लेते हैं। इसके साथ साथ जो है इसमें सल्फर का भी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सल्फर से तिलहन की तेल में गुणवत्ता उपज की बढ़ोतरी होती है। इससे 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से सल्फर से तेल की गुणवत्ता बढ़ जाती है। साथ में यदि आपने जिंक का प्रयोग नहीं किया है, यदि आपके मिट्टी में जिंक नहीं है, तो आप बुआई के पूर्व जिंक सल्फेट यानी जिप्सम का उपयोग ज़रूर करें। और खरपतवार के लिए इसके लिए आप पहले सिंचाई के पहले हस्तचालित हाथों से खरपतवार नियंत्रण करें। साथ में आप पेंडाविथिन 600 लीटर घोल मिलाकर मिट्टी पर छिड़काव करें। तिलहन फसल के बारे में आपने बहुत अच्छा बताया। अब आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि कटाई के बाद इसका प्रबंधन हमारे किसान भाई कैसे कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। कटाई के बाद प्रबंधन बहुत ज़रूरी होता है। जब तक फलियां जो है 75% सुनहरी रंग की ना हो जाए, तब तक आप कटाई ना करें। जैसे ही 75% सुनहरी रंग की हो जाएंगी तो फलियां को आप तुड़ाई कर फिर धूप में सुखाकर उसका उचित तरीके से भंडारण कर दें। और इस तरीके से अगर आप सही तरीका अपनाकर समसामयिक कार्य करेंगे तो निश्चित ही तिलहन फसल में अच्छी उपज और पैदावार होगी और आपको अच्छा मुनाफा होगा। नेहा जी, आपने बहुत अच्छा बताया। अब हमारे किसान भाइयों को चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगी तिलहन फसल के बारे में। चलते चलते मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप तीसी में, राई में और सरसों में जो भी अनुशंसित प्रभेद है उसका उपयोग ज़रूर करें। इसके साथ साथ
इसकी देखभाल भी सही तरीके से रहे। बुआई का भी उचित समय अपनाएं, क्योंकि बुआई के समय में यदि थोड़ा भी विलम्ब होती है तो उसका असर सीधा उपज पे पड़ता है। साथ में रोग और कीट का प्रबंधन भी सही तरीके से करें। कई रोग कीट जो हैं जो परजीवी पर निर्भर होती हैं, उसके लिए आप खास फेरोमोन ट्रैप का भी उपयोग करके उनको संरक्षण करके नष्ट कर सकते हैं। और दी हुई अनुशंसित मात्रा में आप जितने भी रासायनिक हैं उनका प्रयोग करके आप रोग और कीट से मुक्त करवा सकते हैं। इसके साथ साथ इनका भंडारण भी सही तरीके से करें, क्योंकि यदि बीज अच्छे से सूख कर भंडारित नहीं होगा तो आप पुनः उसी बीज से जो बुआई करेंगे उसकी उपज अच्छी नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपने समसामयिक कार्य में कुछ बदलाव करके अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। नेहा जी, आपने हमारे किसान भाइयों को तिलहन फसल के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ऐसी ही और भी जानकारियां नए विषय और नए विशेषज्ञों को लेकर होंगे आपसे रूबरू कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।